और फिर नेक्स्ट पे बताता है फ्रैक्चर्स ऑफ टुथ बेयरिंग सेक्शन ऑफ द मैंडिबल। तो इसके अंदर बेसिकली आपका सिम्फिसिस रीजन आ जाएगी, पैरासिम्फिसिस रीजन आ जाएगी, बॉडी ऑफ द मैंडिबल और एंगल ऑफ द मैंडिबल अगर उसका फ्रैक्चर थर्ड मोलर वाले एरिया तक जा रहा है। तो ये सारे पार्ट्स आ जाएंगे जिनके ऊपर यानी आपके टीथ अटैच्ड हैं। तो कोई भी फ्रैक्चर हो उसको जब ट्रीट करना होता है तो उसके बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप को रिडक्शन कहते हैं। रिडक्शन का बेसिकली मतलब है कि जो पार्ट्स फ्रैक्चर हो गए उनको उनकी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस लेके आएँ और उस पोजीशन पे जहाँ पे यानी कि वो पहले थे, मतलब दो अगर पार्ट, एक पार्ट मैंडिबल का फ्रैक्चर हो गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया और वो डिस्प्लेस हो गए हैं, तो उनको वापस अपनी जगह पे ला के फंक्शनली और पोजीशनली यानी एनाटॉमिकली और फंक्शनली उनको पहले जैसा किया जाए। फिर सेकंड जो स्टेप होता है वो फिक्सेशन का होता है। फिक्सेशन में बेसिकली ये किया जाता है कि जो 2 पार्ट्स को रिड्यूस किया है यानी उनकी ओरिजिनल पोजीशन पर लेके आए हैं तो उनको अब फिक्स कर दें, यानी उनको अब उस पोजीशन पे किसी तरह पकड़ के रखें। और थर्ड फेज़ जो होता है वो इमोबिलाइजेशन का होता है, यानी अब उनकी मूवमेंट नहीं होने देनी हमने। तो अगर तो आप रिजिड फिक्सेशन कर रहे हैं यानी प्लेट्स लगाते हैं, जैसे आगे पढ़ेंगे अभी, प्लेट्स अगर आप लगा रहे हैं तो वो उनको फिक्स भी कर देती है और इमोबिलाइज भी कर देती है। लेकिन जो दूसरी कुछ टेक्निक्स हैं जिसमें आपकी फिक्सेशन रिजिड नहीं होती तो उसके अंदर फिक्सेशन तो हो जाती है लेकिन इमोबिलाइजेशन नहीं होती। तो इमोबिलाइजेशन पर यूजुअली आप मैंडिबल के किसी पार्ट को वायर करके, फॉर एग्जांपल आपने जब फिक्स किया है तो उसको आप मैग्जिला में भी वायरिंग करके मैग्जिला के साथ अटैच कर देते हैं और बेसिकली जो दोनों आपके जॉज हैं वो इमोबिलाइज कर दिए जाते हैं। यानी फिर आपने ना ऊपर वाला तो ऑब्वियसली हिलता ही नहीं, मतलब ऊपर वाले जॉ के साथ आपने लोअर जॉ को अटैच करके इमोबिलाइज कर दिया। तो बेसिकली ये 3 उसके स्टेप्स होते हैं। तो अब तीनों को डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले वो रिडक्शन बताता है। तो रिडक्शन में पता चल गया कि फंक्शनल और एनाटॉमिकल रेस्टोरेशन है फ्रैक्चर्ड पार्ट्स की, यानी जिस पोजीशन पे वो पहले थे उस पोजीशन पे उनको लाना है। अब या तो ये सारी सॉफ्ट टिश्यू को हटा के बोन को मतलब विजुअलाइज करके और बोन को पकड़ के हो सकती है, या फिर ये सॉफ्ट टिश्यूज़ को इंटैक्ट रहते हुए भी सॉफ्ट टिश्यूज़ के थ्रू ही आप मतलब बोन को मैनिपुलेट करके रिड्यूस कर सकते हैं। तो अगर तो आप सॉफ्ट टिश्यूज़ के ऊपर से ही इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं तो इसको कहेंगे कि ये क्लोज्ड रिडक्शन है। जबकि अगर आप सॉफ्ट टिश्यूज़ को हटा के बोन को विजुअलाइज करके, यानी बोन आपको नज़र आ रही है और उसको खुद मैनिपुलेट कर रहे हैं आप, तो ये फिर ओपन रिडक्शन होगी। यानी आपने ओपन किया है बोन को, कह लें, या सॉफ्ट टिश्यूज़ को ओपन किया है और डायरेक्ट बोन से आप को मतलब बोन को आप मैनिपुलेट कर रहे हैं डायरेक्टली। अगर सॉफ्ट टिश्यूज़ के थ्रू करेंगे तो फिर वो क्लोज्ड रिडक्शन होगी। तो क्योंकि आपका टूथ पेयरिंग जो सेगमेंट है उसका फ्रैक्चर है, तो जो आपकी अक्लूजन होगी बेसिकली वो आपको हेल्प करेगी आपके रिडक्शन करने के अंदर। यानी आप अक्लूजन को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इस पोजीशन पर पहले प्रेजेंट होगा। वैसे आप इससे कोई पुराने रिकॉर्ड्स ले सकते हैं, कोई पिक्चर्स वगैरह कि आपकी पहले की अक्लूजन किस तरह की थी, तो उससे भी आप देख सकते हैं कि उसकी अक्लूजन किस तरह बंद होती थी और उसी से आप उसी को गाइड बना के यानी उसकी अक्लूजन को रिडक्शन करेंगे। उसके लिए आप उसकी अगर दांतों पे कोई वियर फैसेट्स हैं या इस तरह की कोई चीज़ें हैं तो उससे भी हिंट ले सकते हैं। फिर वो इम्पॉर्टेंट बात बताता है कि अगर फ्रैक्चर लाइन के अंदर आपके टीथ प्रेजेंट हैं तो उनका क्या फ्यूचर होना चाहिए, यानी उनको आपने एक्सट्रैक्ट कर देना है या उनको आपने सेव कर लेना है। तो वो कहता है कि जब आपके फ्रैक्चर लाइन के अंदर टीथ प्रेजेंट होते हैं तो वो बेसिकली 3 तरीके से आपकी जो हीलिंग है उसको रोक सकते हैं या उसको इम्पीड कर सकते हैं। तो पहला यह है कि ऑब्वियसली जब आपका टूथ जो है वो फ्रैक्चर लाइन के अंदर आ जाएगा, उसका पीडीएल डैमेज हो जाएगा तो वो कंपाउंड फ्रैक्चर बन जाएगा, यानी वो आउटसाइड वर्ल्ड से कम्युनिकेट कर रहा होगा। तो पहला तो ये उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, आउटसाइड वर्ल्ड से ऑब्वियसली कम्युनिकेट कर रहा है तो उसमें ऑब्वियसली इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। और दूसरा फिर सिंपल सा ये है कि आपकी फ्रैक्चर की वजह से टूथ की जो ब्लड सप्लाई वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, जिसकी वजह से पल्पल नेक्रोसिस हो जाएगा। और उसका सारा सीक्वल हमें पता है कि पल्पल नेक्रोसिस हो जाए तो फिर उसमें भी ऑब्वियसली बाद में इन्फेक्शन हो सकती है, वो फिर आगे जाते जाते आपकी पेरिडोंटल टिश्यूज़ को भी इन्वॉल्व कर लेती है वगैरह वगैरह। और थर्ड ये है कि उसमें पहले से कोई पैथोलॉजिकल प्रोसेस
ना हो, यानी फॉर एग्जांपल उसमें कोई ग्रेन्युलोमा ना बना हुआ हो, या उसमें पहले से फॉर एग्जांपल इरिवर्सिबल पल्पाइटिस के साइन है, तो वो विद टाइम जाते हुए आपके जो पेरियापिकल टिश्यूज़ हैं उसको पेरियापिकल पेरिडोंटाइटिस करवा सकता है वगैरह वगैरह। तो अगर तो ऑब्वियसली उसके अंदर पहले से पेरियापिकल ग्रेन्युलोमा बना हुआ है और वहीं पे फ्रैक्चर हो गया है, तो चांस यही है कि वो जो ग्रेन्युलोमा है वो आपके जो फ्रैक्चर लाइन है उसको भी इन्फेक्टेड कर देगा और वहाँ पे हीलिंग को डिले कर देगा। तो वो कहता है ये जो 3 रीज़न है इसकी वजह से, जब एंटीबायोटिक्स इतनी कॉमन नहीं थी, तो यूजुअली जो भी आपका टूथ फ्रैक्चर लाइन के अंदर आता था उसको एक्सट्रैक्ट कर दिया जाता था कि कहीं उसकी वजह से आपका जो फ्रैक्चर है उसमें इन्फेक्शन की वजह से हीलिंग डिले ना हो जाए। लेकिन वो कहता है कि अब क्योंकि एंटीबायोटिक्स कॉमन है और वो यूज़ की जाती हैं, तो अगर आपका जो टूथ है वो स्ट्रक्चरली अनडैमेज्ड है, यानी इटसेल्फ वो फ्रैक्चर नहीं हो गया आपके फ्रैक्चर के साथ, पोटेंशियली फंक्शनल है, यानी कि अगर आप उसको समझें कि फ्रैक्चर हील हो जाता है तो दांत में कोई ऐसा मसला नहीं है कि वो बाद में प्रॉब्लम करे, यानी बाद में वो फंक्शनल हो जाएगा। और सबलक्स नहीं है, यानी कि उसमें कोई लग्जेशन इंजरी नहीं हुई, कहीं वो मतलब अपने सॉकेट से राइट लेफ्ट या मतलब आप कह लें मीजियल डिस्टल बकल या लिंगुअल मूव नहीं किया हुआ, तो आप उसको रिटेन रखते हैं और एंटीबायोटिक्स एडमिनिस्टर कर देते हैं। और फिर ऑब्वियसली उसको फॉलो अप पे तो रखना ही होता है कि अगर बाद में कोई प्रॉब्लम करे तो आप ऑब्वियसली उसको एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन ये फेवरेबल प्रोग्नोसिस है कि अगर ये सारी कंडीशंस हैं कि वो खुद ब्रेक नहीं हुआ पोटेंशियली फंक्शनल है और फाइनली कि सबलक्स नहीं है, तो आप एंटीबायोटिक्स दें और उसको रिटेन रखें, तो एक तो इन्फेक्शन के चांस भी कम होंगे, दूसरा आपका टूथ भी सेव हो जाएगा। फिर उसने जो इम्पोर्टेंट चीज़ यही कि उसने एंड पे समरी बताई हुई है कि जो एब्सोल्यूट इंडिकेशंस है कि दांत निकालना ही पड़ेगा फ्रैक्चर लाइन के अंदर अगर आ जाता है, तो उसमें सबसे पहले है कि रूट का फ्रैक्चर हो गया है, फिर ये है कि सबलक्सेशन या डिसलोकेशन हो गई है टूथ की अपने सॉकेट से, पेरिएपिकल इन्फेक्शन है टूथ के अंदर, फ्रैक्चर लाइन इटसेल्फ इन्फेक्टेड है, या जो आपका टूथ है वो एक्यूट पेरिकोरोनाइटिस यानी वो आप समझ लें कि आपका विजडम टूथ है लेकिन फुली इरप्ट नहीं किया हुआ और उसके ऊपर जो फ्लैप आया हुआ है ओपर्कुलम, उसके अंदर फूड एंट्रैपमेंट की वजह से इन्फेक्शन हो गई हुई है। तो ये सारी तो एब्सोल्यूट इंडिकेशंस हो गई कि आपको निकालना ही पड़ेगा। फिर कुछ रिलेटिव इंडिकेशंस हैं, तो उसमें फर्स्ट ये है कि फंक्शनलेस टूथ है जो कि बाद में आपको पॉसिबल है कि फ्यूचर में निकालना पड़ जाएगा। तो ये यूजुअली आपके जो थर्ड मोलर्स हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो बाद में पोटेंशियली फंक्शनल नहीं भी हो सकते, यानी वो ऑब्वियसली उनका मैस्टिकेशन में तो इतना रोल नहीं होता, तो पॉसिबल होता है कि बाद में भी उनको निकालना पड़ जाए, तो बेहतर है कि उनको पहले ही निकाल दिया जाए। फिर एडवांस्ड केरीज हैं या एडवांस पेरिडोंटल डिजीज़ है, तो उसमें भी ऑब्वियसली तो उसका प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं होता, तो बेहतर है कि उसको निकाल दिया जाए अगर ज़्यादा ही एडवांस्ड केरीज है या पेरिडोंटल डिजीज़ ज़्यादा एडवांस्ड है। फिर डाउटफुल टीथ विच कुड बी एडेड टू एग्जिस्टिंग डेंचर्स, और फाइनली वो है कि अगर 3 डेज़ के बाद आपके पास प्रेजेंट हुआ है पेशेंट जिसका फ्रैक्चर हुआ है और उसके फ्रैक्चर लाइन के अंदर टूथ इन्वॉल्व है, तो उस केस में भी आपको वो मतलब रिलेटिव इंडिकेशन बन जाएगी कि आप दांत को निकाल दें। और फिर वो बताता है कि जब अगर आपने कोई टूथ रिटेन रखना है तो उसके लिए साथ आपने उसके लिए क्या क्या चीज़ें करनी है। तो एक तो आपने उसका पेरिएपिकल रेडियोग्राफ कर लेना है, देख लेना है कि फ्रैक्चर तो नहीं है उसके ऊपर, कोई पेरिएपिकल रेडियोलुसेंसी तो नहीं है। अगर ऐसी चीज़ें हैं तो वो ऑब्वियसली एक्सट्रैक्शन की तरफ ले जाएंगी उसको, तो ये उससे रूल आउट हो जाएंगी। फिर आपने ऑब्वियसली उसको एंटीबायोटिक थेरेपी देनी है ताकि इन्फेक्शन ना हो जाए। अगर टूथ मोबाइल हो गया हुआ है तो उसको स्प्लिंट कर देना है, और अगर पल्प एक्सपोज हो गया हुआ है तो आपने उसको रूट कनाल कर लेनी है। फिर यह है कि अगर तो आपका फ्रैक्चर इन्फेक्टेड हो जाता है फॉर सम रीज़न, तो आपने दांत को बचाना नहीं है, उसको निकाल देना है। और फाइनली ये है कि उसको 1 साल तक के फॉलो अप पे रखना है अगर आपने एंटीबायोटिक थेरेपी की है उसके, तो ये आपके सारे रिडक्शन के और उसके अंदर जो टूथ सेव करना है या एक्सट्रैक्ट करना है उसके पॉइंट्स थे। और फिर सेकंड आपके पास आ जाती है इमोबिलाइजेशन। यहाँ उसने फिक्सेशन जो है वो अलग से डिस्क्राइब नहीं की हुई, लेकिन उसके लिए आप सिंपल ये समझ लें कि वो 2 तरह की होती है, या वो सेमी रिजिड होगी या रिजिड होगी।
और उनमें डिफरेंस ये है कि अगर तो वो सेमी रिजिड फिक्सेशन होगी तो बेसिकली आपका जो वुंड है वो फ्रैक्चर है जो वो सेकेंडरी इंटेंशन से हील करेगा, यानी उसके दरमियान में कैलस बनेगा और वो फिर इवेंचुअली जो कॉम्पैक्ट टोन है उससे रिप्लेस होगा। जबकि अगर आपकी रिजिड फिक्सेशन होती है तो रिजिड फिक्सेशन में ये होता है कि जो दोनों पार्ट्स होते हैं जो फ्रैक्चर हुए हैं वो बहुत करीब करीब पड़े होते हैं, और यूजुअली कंप्रेशन प्लेट्स भी यूज़ की जाती हैं उसके अंदर। तो वो दोनों पार्ट्स को एक दूसरे की तरफ वो प्लेट पुश कर रही होती है, तो दोनों पार्ट्स के दरमियान का जो जो डिफरेंस होता है या डिस्टेंस होता है वो बहुत थोड़ा होता है। तो अगर आपकी रिजिड फिक्सेशन होती है तो उसमें आपकी जो हीलिंग होती है वो प्राइमरी इंटेंशन से होती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर प्राइमरी इंटेंशन से हीलिंग हो रही है तो वो जल्दी हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी इंटेंशन, और उसके अंदर आप जो आप कह लें कि जो नॉर्मल फंक्शन आप कहेंगे कि पेशेंट दोबारा शुरू कर ले, तो वो प्राइमरी इंटेंशन में जल्दी जो है पेशेंट नॉर्मल फंक्शन की तरफ आ जाएगा एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी इंटेंशन। यानी जब आप रिजिड फिक्सेशन दे रहे हैं तो आपका रिहेबिलिटेशन टाइम थोड़ा होगा और उसके बाद आप नॉर्मल काम कर सकेंगे। और दूसरा जो मेजर एडवांटेज है और डिफरेंस है वो आप ऐसे समझें कि जब रिजिड रिजिड फिक्सेशन की जाती है प्लेट्स के थ्रू, तो वही जो प्लेट होगी वो दोनों पार्ट्स को फिक्स भी कर रही है और इमोबिलाइज भी कर रही है। तो रिजिड फिक्सेशन के अंदर आपको मैंडिबल को मैक्सिला के साथ कनेक्ट करने करके इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन या इमोबिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जब आप मैंडिबल को मैक्सिला से ज्वाइन नहीं कर रहे तो ऑब्वियसली वो नॉर्मली खा पी सकता है, नॉर्मली अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल रख सकता है, जबकि आपकी प्लेट जो है वो दोनों फिक्सेशन और इमोबिलाइजेशन का काम कर रही है। तो रिजिड फिक्सेशन का एक ये बड़ा एडवांटेज है। जबकि अगर आप सेमी रिजिड फिक्सेशन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि फिर आपको इंटरमैक्सिलरी इमोबिलाइजेशन या फिक्सेशन करनी पड़ती है उसके साथ। यानी फ़र्ज़ कर लें आपने वायर्स के थ्रू दोनों जो सेगमेंट्स हैं फ्रैक्चर के दोनों पार्ट्स को मिला दिया है, लेकिन वो मिल तो गए हैं लेकिन इमोबिलाइज इस तरह नहीं हुए। यानी अगर वो फंक्शनल मूवमेंट्स करेगा, चबाएगा वगैरह, तो वहाँ पे वो आप कहें कि वो प्रेशर से थोड़ा सा दोनों में फासला आ जाएगा जब प्रेशर पड़ेगा, तो वहाँ पे हीलिंग उस तरह से नहीं हो सकेगी। तो यूजुअली सेमी रिजिड फिक्सेशन के अंदर आपको मैंडिबल को मैक्सिला के साथ यानी इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन भी करनी पड़ती है। तो उसमें ऑब्वियसली डिसएडवांटेज ये आ जाएगा कि एक तो नॉर्मल हाइजीन उसकी मेंटेन नहीं रख सकेगा वो अपने माउथ की, और दूसरा ये कि उसके लिए खाना पीना भी मुश्किल हो जाएगा। अब फिर वो बताता है कि पीरियड ऑफ इमोबिलाइजेशन कितना होना चाहिए, तो उसने नीचे एक थोड़ा सा ग्राफ दिया है, वो देख लें तो उससे सारी समझ आ जाती है। तो वो कहता है अगर यंग एडल्ट हो और एंगल ऑफ द मैंडिबल का फ्रैक्चर हो और अर्ली ट्रीट हो रहा हो, और आपने जो टूथ है वो जो फ्रैक्चर लाइन के अंदर आया था उसको रिमूव कर दिया है, तो 3 वीक्स की इमोबिलाइजेशन की ज़रूरत है। और फिर वो कह रहा है कि अगर आपने टूथ रिटेन किया है तो उसके 1 वीक इमोबिलाइजेशन का इंक्रीज़ कर दें, यानी वो 4 वीक्स हो जाएगी। अगर फ्रैक्चर सिम्फसिस का है तो 1 वीक और ऐड कर दें। अगर पेशेंट की एज 40 से ज़्यादा है तो फिर 1 वीक और कर दें। लेकिन अगर वो चिल्ड्रन है यानी छोटे बच्चे हैं या एडोलेसेंट है तो उसमें आप 1 वीक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी उनको हमने मोबिलाइज जल्दी कर देना होता है ताकि एंकेलोसिस के चांस ना हो। लेकिन वो मोस्टली आपके कोंडाइल के फ्रैक्चर में होता है, लेकिन ऑब्वियसली बच्चों में ग्रोथ होनी होती है तो ज़्यादा देर के लिए मोबिलाइज नहीं कर सकते। तो ये एक छोटी सी उसकी समरी है कि आपके पास क्या कंडीशन हो तो यूजुअली आप कितनी देर के लिए इमोबिलाइज करते हैं। फिर वो मेथड्स ऑफ इमोबिलाइजेशन बताता है। तो ये सारा जो टेबल है आपको ज़ुबानी आना चाहिए कि क्या क्या उसके मेथड्स हैं। तो फर्स्ट जो पार्ट उसने बताया है उसमें ऑस्टियोसिंथेसिस है विदाउट इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन, यानी जिसमें आपको मैंडिबल को मैक्सिला से कनेक्ट या ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें बेसिकली आपकी फिक्सेशन जो है वो रिजिड या सेमी रिजिड होगी, यानी इस तरह की होगी कि प्लेट्स आप लगाएंगे और आपकी वही जो प्लेट्स हैं वो इमोबिलाइजेशन भी करेंगी और फिक्सेशन भी करेंगी, और आपको इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जबकि बाकी जो दोनों उसके पार्ट्स हैं उसमें इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन की ज़रूरत होती है। एक सिंपल इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन है और दूसरा इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन विद ऑस्टियोसिंथेसिस है। तो इसको हर पार्ट को हम थोड़ा थोड़ा सा देख लेंगे। यूजुअली वो नाम ही पूछता है कि आपके पास डिफरेंट कौन सी टेक्निक्स हैं, आप कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे। डिटेल यूजुअली वो नहीं पूछता, लेकिन हम फिर भी देख लेंगे सबको एक एक। तो सबसे पहले ऑस्टियोसिंथेसिस विदाउट इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन, तो ये यूजुअली आपकी प्लेट्स की मदद से होती है। प्लेट्स आपकी 3 तरह की हैं, नॉन कंप्रेशन, कंप्रेशन और मिनी प्लेट्स। तो वो
बताता है कि जो रिजिड आपकी फिक्सेशन है ना, सारी बोन जो बोन प्लेट्स हैं बेसिकली वो रिजिड फिक्सेशन देती हैं। लेकिन जो कंप्रेशन प्लेट्स हैं उसमें और जो नॉन कंप्रेशन प्लेट्स हैं उसमें डिफरेंस ये है कि जो कंप्रेशन प्लेट्स हैं वो दोनों पार्ट्स को एक दूसरे की तरफ मतलब पुश करके रखती हैं। तो उसमें एडवांटेज ये होता है कि उसमें दोनों के दरम्यान में थोड़ी सी भी स्पेस नहीं होती, तो वहाँ पे बिल्कुल प्राइमरी इंटेंशन से आपकी बोन हीलिंग होती है। जबकि जो नॉन कंप्रेशन प्लेट्स होती हैं उसमें थोड़ा सा आप कह रहे हैं कि डिस्टेंस रह जाता है दोनों पॉइंट्स में, तो उसमें सम फॉर्म ऑफ या सम अमाउंट ऑफ कैलस बनता है और जिसके बाद उसकी कॉम्पैक्ट बोन से रिप्लेसमेंट होती है। लेकिन जो आपकी सारी प्लेट्स हैं वो रिजिड फिक्सेशन देती हैं, जिसमें आपको इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन की ज़रूरत नहीं होती। तो इसका ऑब्वियसली एडवांटेज पहले भी देख लिया, यहाँ पे भी दोबारा बता देता है वो कि एक तो वो नॉर्मल डाइट ले सकता है, दूसरा वो ओरल हाइजीन अच्छे से इम्प्रूव रख सकता है, मेंटेन रख सकता है। दूसरा वो इसका डिसएडवांटेज बता देता है, वो ये है कि एक तो इसमें जनरलिस्ट एनेस्थीसिया में ये प्रोसीजर करना पड़ता है, दूसरा इसके लिए लंबा टाइम चाहिए होता है और सर्जिकल कंसिडरेबल सर्जिकल स्किल चाहिए होता है, यानी हर सर्जन ये परफॉर्म नहीं कर सकता। और एक और जो डिसएडवांटेज वो ये बताता है कि वो ये है कि जो ओक्लूजन मेंटेन करनी होती है रिडक्शन के बाद वो यूजुअली बोन प्लेट से नहीं अचीव होती है अनलेस के बहुत स्किल्ड आपका ऑपरेटर है। तो इनमें सबसे पहले आपकी नॉन कंप्रेशन स्मॉल प्लेट्स आ जाती हैं। तो ये बेसिकली आपके दोनों पार्ट्स को फिक्स करती हैं और इमोबिलाइज कर देती हैं, लेकिन ये दोनों पार्ट्स को एक दूसरे की तरफ कंप्रेस नहीं कर रही होती। तो अब आगे वो बताता है कि इनकी जो मॉडिफिकेशन हो गई है वो मिनी प्लेट्स है। तो ये मिनी प्लेट्स की निस्बत बड़ी होती हैं और ऐसा कोई इनमें ख़ास एडवांटेज नहीं है जो मिनी प्लेट्स पे ये प्रेफर की जाए। तो फिर सेकंड आपके पास आ जाती हैं कंप्रेशन प्लेट्स। तो कंप्रेशन प्लेट्स बेसिकली ये करती हैं कि दोनों फ्रैक्चर्ड पार्ट्स को एक दूसरे की तरफ पुश करके रखती हैं, उनको कंप्रेस करके रखती हैं। अब इसमें एक चीज़ समझने वाली ये है कि आपकी जो नॉर्मल बोन का स्ट्रक्चर है ना, वो इस तरह के फर्ज कर लेबियल या बकल साइड जो है ना मैंडिबल की, तो एक तो कॉर्टिकल प्लेट वहाँ पे है और लिंगुअल साइड पे जो आएगी ना फिर पार्ट, वहाँ पे भी कॉर्टिकल प्लेट होगी और सेंटर में आपकी स्पंजी बोन होगी। तो जो आपकी लेबियल साइड है उसको आप कहते हैं आउटर कॉर्टिकल प्लेट और जो लिंगुअल साइड पे है वो होगी इनर कॉर्टिकल प्लेट। तो जो आपकी कंप्रेशन प्लेट है ना उसको जब आपने स्क्रू करना है तो वो आउटर कॉर्टिकल प्लेट से होते हुए स्पंजी बोन से होते हुए इनर कॉर्टिकल प्लेट तक को एंगेज करता है, ठीक है ना। अब क्योंकि वो सारी बोन को कर रहा है समझ लें कवर बाहर से लेके अंदर तक, तो जहाँ पे आपकी इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व पास कर रही है उससे नीचे आपने इसको लगाना है ताकि इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व को डैमेज होने का चांस ना हो। तो एक तो ये इसकी एनाटॉमिकल सिग्निफिकेंस हो गई। अब दूसरी बात यह है कि ये कंप्रेस कैसे करके रखती है। तो वो कहता है कि इसमें जो आप स्क्रू के लिए जो होल ड्रिल करते हैं ना वो इस तरह का होता है कि उसका जो मैक्सिमम डायमीटर वाला पार्ट होता है ना वो फ्रैक्चर की तरफ होता है। तो अगर आप ये डायग्राम देख रहे हैं ना, तो इसमें जब उसने मतलब लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें पिक्चर की, तो जब वो स्क्रू करना स्टार्ट कर रहा है तो जो स्क्रूज़ के हेड हैं वो अवे फ्रॉम द फ्रैक्चर प्रेजेंट हैं अपने होल्स के अंदर। लेकिन जब आप इसको इस मतलब जो होल होता है वो पियर शेप्ड इस तरह का ड्रिल किया हुआ होता है कि जब आप उसको फुल कंप्रेस कर देते हैं और मतलब फुल स्क्रू कर देते हैं तो उसकी शेप इस तरह होती है कि जो हेड होगा वो फ्रैक्चर की तरफ आ जाएगा होल के अंदर। तो जब वो फ्रैक्चर की तरफ आ जाएगा तो वो जो हेड होगा बेसिकली वो उसको टुवर्ड्स द फ्रैक्चर लाइन दोनों साइड से प्रेस करेगा, तो यहाँ से आपके जो फ्रैक्चर लाइन है उस पर कंप्रेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये है कि जब आप लोअर बॉर्डर पे फॉर एग्जांपल लगा रहे हैं इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व के पास के नीचे, तो जिस तरह उसने दूसरी पिक्चर में दिखाया हुआ है कि जब आपने नीचे से कंप्रेशन की है प्लेट्स के थ्रू, तो उसमें ये चांसेस हो जाते हैं कि जो अपर बॉर्डर तक अगर आपका फ्रैक्चर गया हुआ है तो वो ऊपर से डिस्प्लेस हो जाएगा, यानी ऊपर से अलग अलग हो जाएगा। तो उसको रोकने के या प्रिवेंट करने के दो तरीके हैं। पहला उसने कहा दांतों के ऊपर टेंशन बैंड लगा दें, यानी दांतों को एक साइड की फ्रैक्चर लाइन के दांतों को दूसरी साइड की फ्रैक्चर लाइन के साथ बांध के रखते हैं ताकि जो सुपीरियर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल है वो लोअर बॉर्डर की कंप्रेशन की वजह से सेपरेट ना हो। या फिर अपर साइड पे भी एक इसी तरह की प्लेट लगा दें। तो ये दो तरीके हैं जो
आप अपर सुपीरियर बॉर्डर की जो है मतलब अवे फ्रॉम ईच अदर डिस्प्लेसमेंट को रोकने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं उसके कुछ डिसएडवांटेजेस जो है कंप्रेशन प्लेट्स के वो बता देता है कि एक तो ये स्किलफुल प्रोसीजर है और लेंथी प्रोसीजर है। ऑब्वियसली जीए के अंदर आपको करना पड़ता है, बोन एक्सपोज करके उसके अंदर आपने होल्स ड्रिल करने और फिर उनको स्क्रू करना है। और उसके बाद वो जो एक और उसकी डिसएडवांटेज है वो ये बताता है कि एक तो आपका ऑब्वियसली बल्क लगा होगा आपकी बोन के साथ एज प्लेट, तो जब फ्यूचर में जब फ्रैक्चर हील हो जाएगा और आपने उस प्लेट को रिमूव करना है तो एक दफ़ा फिर पेशेंट को एनेस्थेटिक पूरे प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। जबकि अगर आप दूसरी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन है, तो उसके अंदर दोबारा जब उसको रिमूव करना होता है तो पेशेंट को जीए की ज़रूरत नहीं होती, वो वैसे ही रिमूव हो जाता है। तो ये उसकी कुछ डिसएडवांटेजेस हो गए। फिर आपकी मिनी प्लेट्स आ जाती हैं।